विकिपीडिया में अगर हम रोनाल्ड रीड सर्च करते हैं तो वहां पर रोनाल्ड के बारे में लिखा है कि ही इज एन अमेरिकन फिलैंथ्रोपिस्ट, यानी जो चैरिटी में पैसा देते हैं, इन्वेस्टर, जैनेटर यानी केयरटेकर थे और एक गैस स्टेशन अटेंडेंट थे। अब हम में से कई लोग सोच रहे होंगे कि यार एक गैस स्टेशन अटेंडेंट के ऊपर एक पूरा विकिपीडिया पेज, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये पहले इंसान हैं जिन्होंने अपनी फैमिली में ग्रेजुएशन की थी और इसके अलावा इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ज्यादा अचीव नहीं किया था। रोनाल्ड ने 25 साल तक गैस स्टेशन में अटेंडेंट का काम किया और 17 साल तक फ्लोर्स में पोछा लगाया। जब ये 38 साल के हुए तो इन्होंने एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट लिया। 50 की एज में इनकी वाइफ की डेथ हो गई, लेकिन इन्होंने दोबारा से कभी शादी नहीं की और 2014 में 92 की एज में इनकी डेथ हो गई। लेकिन जब इनकी डेथ हुई तो ये 14 करोड़ रुपए अपने फैमिली मेंबर्स के लिए छोड़ के गए और 42 करोड़ रुपए लोकल हॉस्पिटल और लाइब्रेरी को दान में दिए। बहुत से लोग शॉक्ड हुए कि पोछा मारने वाले के पास इतने पैसे कहां से आए, क्योंकि इन्होंने कोई लॉटरी नहीं जीती थी, बस कुछ कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट किए थे और उन कंपनीज के शेयर्स को कंपाउंड होने दिया। इनके ऑपोजिट एक और स्टोरी है रिचर्ड फस्कोन की, जो हार्वर्ड से पढ़े थे, हाईली स्किल्ड थे, जिनका नाम 40 अंडर 40 के लिस्ट में भी था। लेकिन फिर 2008 में इन्होंने कुछ डिफरेंट किया। इन्होंने अपने 18,000 स्क्वायर फीट के आलीशान घर को बड़ा करने के लिए लोन ले लिया, जिसमें ऑलरेडी 11 बाथरूम, 2 एलिवेटर्स, 2 स्विमिंग पूल और 7 गराज थे और जिसका महीने का मेंटेनेंस का खर्चा ही 50 लाख रुपए था। रोनाल्ड की डेथ से सिर्फ 5 महीने पहले इस हार्वर्ड ग्रेजुएटेड रिचर्ड का घर नीलाम हुआ, जिसे मार्केट प्राइस से 25% के रेट में बेचा गया। द लेसन इज सिंपल, फॉर्मल एजुकेशन इज डिफरेंट और साइकोलॉजी ऑफ मनी इज डिफरेंट। हमें दोनों में अंतर समझना चाहिए। रोनाल्ड पेशेंस वाले इंसान थे, जबकि रिचर्ड थोड़े लालची। और आज इस वीडियो में हम पैसे की साइकोलॉजी को समझेंगे कि इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद लोग गलतियां कैसे कर देते हैं और कैसे हम अपने पैसे को मैक्सिमम कर सकते हैं। और ये सब हम सीखेंगे मॉर्गन हाउसेल की बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी से। सो लेट्स स्टार्ट माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। सबसे पहला लेसन आता है कि द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल इज गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग। कैच 22 एक बहुत ही फेमस बुक है जिसे जोसेफ हेलर ने लिखा है। इस बुक से इन्होंने अपनी लाइफ में काफी पैसे कमाए, लेकिन एक बार जोसेफ पार्टी में गए हुए थे। वहां पर एक फंड मैनेजर भी आया हुआ था। जोसेफ के दोस्त ने जोसेफ से उस पार्टी में कहा, इस फंड मैनेजर को तू देख रहा है, ये बहुत ही बेस्ट है अपने काम में। इसने एक दिन में इतने पैसे कमाए हैं जितने की तेरी बेस्ट सेलिंग बुक कैच 22 ने पूरे लाइफ टाइम में भी नहीं कमाए होंगे। इस पर जोसेफ ने अपने दोस्त को आंसर दिया, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो इस फंड मैनेजर के पास नहीं है। जोसेफ के दोस्त ने जोसेफ से पूछा, क्या है? जोसेफ ने जवाब दिया, इनफ, यानी मेरी जितनी रिक्वायरमेंट है मेरे पास उतने पैसे हैं। एक्चुअली हम सबके साथ होता यह है कि जब भी हम अपना गोल अचीव करते हैं तो अपने गोल पोस्ट को 1-2 स्टेप आगे मूव कर देते हैं और तभी स्टॉप करते हैं जब लाइफ स्टॉप हो जाती है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है सोशल कंपैरिजन। अगर मैं आपको बोलूं कि एक अच्छे कॉलेज से MBA किया हुआ लड़का साल के 12 लाख रुपए कमाता है, तो क्या आपकी नजरों में वो फाइनेंशियली स्टेबल है या नहीं? अगर आप कह रहे हैं कि हाँ ये तो अमीर ही है, तो इसका ऐसा मानना नहीं है, क्योंकि इसके बाकी दोस्त साल के 2 या 3 करोड़ रुपए कमाते हैं। वॉरेन बफेट अगर अपनी वेल्थ जेफ बेजोस से कंपेयर करेंगे तो उन्हें भी दुख ही होगा और ये सिलसिला चलता रहेगा। इसलिए लर्निंग ये है कि सबसे मुश्किल स्किल यही है कि हमें पता हो कि हमें रुकना कब है। नेक्स्ट लेसन कहता है कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट के ऊपर 2000 से ज्यादा बुक्स लिखी जा चुकी हैं और एक भी ऐसी बुक नहीं है जिसका टाइटल ये हो, वॉरेन बफेट ने इन्वेस्टिंग के लिए 75 साल दिए हैं। क्या आपको पता है कि अगर वॉरेन बफेट की इन्वेस्टिंग में हम हर चीज सेम रखें, उनका एनुअल रिटर्न, उनकी इनिशियल स्टार्टिंग एज कि उन्होंने 13 साल में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बस एक चीज चेंज कर दें कि वो एक नॉर्मल रिटायरमेंट एज में यानी 60 साल की उम्र में वो इन्वेस्टिंग छोड़ देते हैं और अपने पैसों को इन्वेस्ट नहीं करते, तो क्या आप गेस कर सकते हो कि उनकी प्रेजेंट वेल्थ के कंपैरेटिवली उनके पास एक्चुअल में भी पैसे कितने होते हैं? कम ऑन, गिव मी अ नंबर। 1%, 2% कम होंगे, 10% कम होंगे? आई नो हम सब गलत होंगे। उनकी वेल्थ प्रेजेंट वेल्थ से 99.9% कम होगी। और यही पार है कंपाउंडिंग की, जो हम ह्यूमंस को इंट्यूटिवली समझने के लिए बहुत मुश्किल होती है। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि 1990s में हम किसी से भी पूछते हैं कि 20 से 30 सालों में हार्ड ड्राइव की स्टोरेज कैपेसिटी आज के कंपैरेटिवली कितनी हो जाएगी, तो उस टाइम के टेक जायंट्स भी ये बोल रहे थे 100 गुना, कोई कह रहा था 1000 गुना, कोई कह रहा था 10,000 गुना। जबकि 1990s के कंपैरेटिवली ह्यूमंस ने स्टोरेज कैपेसिटी को 30 मिलियन टाइम्स इंक्रीज कर दिया है। इन शॉर्ट लर्निंग ये है कि कंपाउंडिंग 1-2 साल तक ज्यादा रिटर्न लाने से नहीं होती, बल्कि लंबे समय तक सेम रिस्पेक्टेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट के कंपाउंड होने से होती है। इसलिए वॉरेन बफेट के पार्टनर चार्ली मंगर कहते हैं कि जब भी लोग पैसों को इन्वेस्ट करते हैं तो वो अपने पैसों को 2x, 5x, 10x करना चाहते हैं,
लेकिन उस वक्त मैं ये सोच रहा होता हूँ कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को क्राइसिस के टाइम में सिंपली एक्स ही कैसे रखूं, यानी अपनी इन्वेस्टमेंट को जीरो होने से कैसे बचाऊं। नेक्स्ट लेसन कहता है कि गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। जेसी लिवरमोर एक बेस्ट स्टॉक ट्रेडर में से एक थे। अक्टूबर 1929 में ग्रेट डिप्रेशन की वजह से स्टॉक मार्केट की वैल्यू 1/3 तक कम हो गई थी। न्यूज में बहुत सी खबरें आ रही थी कि बहुत से वॉल स्ट्रीट के लोगों ने इसकी वजह से सुसाइड कर लिया। जैसे कि माँ इतनी डर गई थी कि अकेले कमरे में जाकर वो रोने लग गई। लेकिन जब जैसे घर वापस आए तो जैसे कि वाइफ ने रोते हुए दरवाजा खोला। जैसे को समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। जब उसे इस रोने का रीजन पता चला तो उसने अपनी फैमिली से कहा, अरे रोने की कोई बात नहीं है, मैंने मार्केट को शॉर्ट कर दिया था, यानी एक तरह की इंश्योरेंस ले ली थी और जिसकी वजह से मैंने बहुत पैसे कमाए हैं, हम बहुत अमीर हो गए हैं। ये सुनकर सारे खुश हो गए। वहीं पर एक इब्राहिम नाम के रियल एस्टेट एजेंट ने अपनी मैक्सिमम वेल्थ स्टॉक मार्केट में लगाई थी और इस क्रैश की वजह से उन्होंने सारा पैसा लूज कर दिया था, जिसकी वजह से इब्राहिम ने सुसाइड कर लिया। यहाँ पर सेम दिन जैसी के लिए अलग था और इब्राहिम के लिए अलग साबित हुआ। लेकिन ये स्टोरी यहाँ पर खत्म नहीं होती। जैसी को अपनी पुरानी ट्रेडिंग पर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस आ गया और वो ज्यादा अर्न करने के चक्कर में उधार लेके और ट्रेडिंग करने लगे और 1933 में उसने सारा पैसा लूज कर दिया और इस स्ट्रेस की वजह से उन्होंने भी सुसाइड कर लिया। सो द लर्निंग इज कि पैसा कमाना और पैसा कमा के खुद को कंट्रोल रखना ये दोनों डिफरेंट स्किल हैं और ऑथर के अकॉर्डिंग पैसा सेफ रखना ज्यादा मुश्किल स्किल है, इसलिए वी हैव टू कीप आवरसेल्फ सेफ। नेक्स्ट लेसन कहता है कि टेल्स यू विन। कई लोगों को यह समझ नहीं आता कि जो इन्वेस्टर वीसी स्टार्टअप्स में पैसे लगाते हैं वो पैसे कमाते कैसे हैं। ये तो बहुत रिस्की है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टार्टअप्स तो पक्का फेल ही होंगे और आप एकदम ठीक भी हैं। एक स्टडी के अकॉर्डिंग 2004 से लेकर 2014 तक टोटल 21,000 स्टार्टअप्स में इन्वेस्टर्स ने पैसे लगाए। इसमें से 65%, यस यू हर्ड इट राइट, 65% स्टार्टअप्स फेल हो गए। आई मीन कंप्लीट जीरो। 2.5% स्टार्टअप्स ने इन्वेस्टर्स को 10 से 15 गुना का रिटर्न दिया, 1% स्टार्टअप ने 20 गुना का रिटर्न दिया और सिर्फ आधे % स्टार्टअप्स ने, यानी 21,000 में से सिर्फ 100 कंपनीज बड़ी बनी और इन्वेस्टर्स को 50 गुना का रिटर्न दे दिया और ये काफी था वीसीज को अपना पैसा डबल करने के लिए। एंड दैट इज द पॉइंट। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सिर्फ कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट भी हमें अमीर बना सकती है और इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी 10 कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट कर दें और बोलें एक दो तो भाई चल ही पड़ेगी। जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें 10 में से 10 कंपनीज ऐसी ढूंढनी है जो हमें लगता है कि लंबे समय में अच्छा ही करेगी, वरना हम पैसे लूज कर सकते हैं। नेक्स्ट लेसन कहता है कि मनी इज नॉट फॉर एक्सपेंसिव कार्स, इट्स अबाउट फ्रीडम। 1910 में साइकोलॉजिस्ट एंगस कैंपबेल ने डिप्रेशन और एंजाइटी पर स्टडी की। वो ये जानना चाहते थे कि ह्यूमन ज्यादा खुश कब होते हैं। उन्होंने सोचा था कि शायद ज्यादा इनकम खुशी देती होगी या फिर जिस एरिया में इंसान पैदा हो रहा है वो कहीं ना कहीं हैप्पीनेस से रिलेटेड होगा, लेकिन आंसर उनकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल डिफरेंट था। जिस चीज से इंसान सबसे ज्यादा खुश होता है वो है फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी हमारी लाइफ का रिमोट कंट्रोल हमारे पास है। जब हम चाहें तब काम कर सकते हैं, अपने घर पर काम कर सकते हैं या कहीं और पर काम कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये फ्रीडम है तो हम खुश होंगे। एक एंटरप्रेन्योर ने ऑथर को अपनी लाइफ स्टोरी बताई जो अमीर भी था और खुश भी था। उसने कहा कि मैं एक जॉब से 12 लाख रुपए साल के कमा रहा था। मैंने कभी भी खाना बाहर नहीं खाया, कभी टैक्सी नहीं ली। मैं महीने के सिर्फ 10,000 रुपए ही खर्चता था। जब मैं 22 साल का हुआ तो मेरे पास 10-12 लाख रुपए सेव हो गए थे। उस वक्त मुझे लगा कि मैं फुल टाइम म्यूजिशियन बन सकता हूँ और पैसे तो मैं कुछ म्यूजिक से कमा ही लूंगा, इसलिए मैंने जॉब छोड़ दी और तब से मैं खुश हूँ और स्टेबल हूँ। जब ऑथर ने इस एंटरप्रेन्योर से पूछा, लेकिन बीच में तूने एक कंपनी भी तो बेची थी, वो इतनी महंगी बिकी थी, उस वक्त तुमने क्या फील किया था? इस पर उस एंटरप्रेन्योर ने जवाब दिया, कुछ भी नहीं, मैं फ्री तो 22 की उम्र में ही हो गया था। कंपनी बेचने से मेरी लाइफ में कोई फर्क नहीं आया। तो लर्निंग ये है कि पैसे का जो सबसे बड़ा फायदा है वो है फ्रीडम, ना कि महंगी गाड़ी या स्विमिंग पूल या बंगलो। नेक्स्ट लेसन कहता है कि ऑलवेज प्लान फॉर रूम ऑफ एरर। कभी आपने सोचा है कि अगर आप कभी ऑनलाइन कोई भी चीज ऑर्डर करते हैं, लेट्स से डोमिनोज का पिज्जा, तो वो हमेशा 30 मिनट से पहले हमारे घर में आ जाता है। इससे ये लगता होगा कि क्या सर्विस देने वाले एम्प्लॉइज बीमार नहीं होते होंगे, या फिर जब भी हम कोई यूट्यूब की वीडियो देखते हैं तो 365 दिन 24 घंटे हम कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो इससे तो ये लगता है कि क्या यूट्यूब के सर्वर में कोई इशू नहीं आता होगा, या फिर फेसबुक या इंस्टाग्राम में हम किसी की भी फोटो कभी भी देख सकते हैं। तो इससे ये क्वेश्चन आता है कि क्या इनसे कोई गलती नहीं होती होगी, कभी कोई फोटो इनके डेटाबेस से डिलीट नहीं होती होगी? और इसका आंसर है यस। डोमिनोज के सर्विस प्रोवाइडर बीमार पड़ते हैं, यूट्यूब के सर्वर्स खराब होते हैं और इवन फेसबुक से हमारी फोटोज भी डिलीट होती हैं। तो अब सवाल ये आता है कि हमें तो कभी भी रियलाइज नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हुआ है। एग्जैक्टली, और इसे ही हम बोलते हैं कि रूम फॉर एरर। डोमिनोज में टोटल रिक्वायरमेंट से 30% ज्यादा एम्प्लॉइज रहते हैं। हर एक यूट्यूब वीडियो सिर्फ एक ही नहीं बल्कि मल्टीपल सर्वर्स में सेव होती है।
वैसे ही फेसबुक के पास 30,000 सर्वर्स हैं और हमारी इंस्टा की फोटोज भी मल्टीपल सर्वर्स में सेव्ड होती है, ताकि अगर एक डिलीट भी होगी तो भी हम अपनी इमेजेस को एक्सेस कर पाएं। इन शॉर्ट लर्निंग ये है कि देयर इज रूम फॉर एरर, यानी गलती के लिए जगह है। ऑथर कहते हैं कि हम भी एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते कि हम एग्जैक्ट किस एज में रिटायर होंगे, हमें किसी इन्वेस्टमेंट से एग्जैक्टली कितना रिटर्न मिलेगा, इसलिए हमेशा एक रूम दे दो एरर के लिए। अगर हमें लगता है कि आज तक निफ्टी 50 ने अप्रॉक्सीमेटली 15% का रिटर्न दिया है, तो मान के चलो कि हमारे टाइम में हमें सिर्फ 10% ही मिलेगा। अगर हमें लग रहा है कि हम फाइनेंशियली फ्री 5 साल में होंगे, तो लेट से कि उसके लिए 10 साल लगेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कभी भी ये मत सोचो कि ये 1 लाख रुपए आज मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं और एग्जैक्टली 10 साल के बाद ये 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे और मैं इससे अपने बच्चों को हार्वर्ड पढ़ाऊंगा। दोस्तों, ये साइकोलॉजी ऑफ मनी बहुत ही अमेजिंग बुक है। अगर आप इनकी डिटेल्ड बुक समरी हिंदी में सुनना चाहते हैं तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर हम आपको 180 से ज्यादा बुक समरीज फ्री में देंगे, जिन्हें आप पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ये एप्लीकेशन दोनों iOS और एंड्रॉइड में अवेलेबल है। अगर आप अपने फ्री टाइम को, जैसे कि ट्रैवलिंग या कुकिंग एक्सेट्रा को यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक से जाके ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। बस जब भी आप फ्री हो ईयरफोन्स लगाओ और सीखने लग जाओ। ओके दोस्तों, इस वीडियो में हमने टोटल 6 लेसन देखे थे, जिसे हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। जिसमें लेसन नंबर 1 था कि द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल इज गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग, जिसमें हमने सीखा था कि हमें पता होना चाहिए कि हमें रुकना कब है। सेकंड लेसन था कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग, जिसमें हमने सीखा था कि कंपाउंडिंग को हम इंट्यूटिवली समझ नहीं पाते और यही रीजन है कि हम वॉरेन बफेट जैसे लोगों को बहुत अलग तरीके से एनालाइज करते हैं और खुद की इन्वेस्टमेंट को कम मानते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पैसे तो इंक्रीज ही नहीं हो रहे। नेक्स्ट लेसन था गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी, जिसमें हमने देखा था कि अमीर बनने से भी मुश्किल कम अमीर रहना है, क्योंकि हमारी लालच बढ़ती रहती है। इसमें हमने जैसी की स्टोरी देखी थी कि लालच की वजह से उन्हें सुसाइड करना पड़ा। फोर्थ लेसन हमने देखा था कि टेल्स यू विन, जिसमें हमने देखा था कि इन्वेस्टमेंट में हम तब भी जीत सकते हैं अगर हमारी 2-3 इन्वेस्टमेंट फेल हो जाए। इसमें हमने VCs का एग्जाम्पल देखा था कि 65% स्टार्टअप्स जिसमें वो पैसा लगाते हैं वो डूब जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं, क्योंकि सिर्फ 0.5% इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा रिटर्न दे देती है, जो बाकी इन्वेस्टमेंट के लॉसेस को भी कवर कर लेती है। फिफ्थ लेसन था कि मनी इज अबाउट फ्रीडम। इसमें हमने देखा था कि पैसा हमें महंगी कार्स या महंगे बंगले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज देता है, और वो है फ्रीडम, हमारी लाइफ में कंट्रोल, जो कि हमारी हैप्पीनेस से डायरेक्टली रिलेटेड है। फाइनली सिक्स्थ लेसन हमने देखा था कि ऑलवेज प्लान फॉर रूम ऑफ एरर, यानी एक्सट्रीम फाइनेंशियल डिसीजंस हमें नहीं लेने चाहिए और एरर को मान के चलना चाहिए कि ये गलती अगर हो भी जाए तो भी हम डूबेंगे नहीं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये 6 मनी के प्रिंसिपल्स आपके किसी नीडी फ्रेंड या फैमिली मेंबर की हेल्प कर सकते हैं, तो ये वीडियो आप उनके साथ जरूर शेयर करें। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।